अंधेरा गहरा हो चुका है, शोर थम गया है, लेकिन क्या आपको सुनाई दे रही है वो धक धक? ये धड़कन आपकी नहीं, आपके पीछे खड़े उस साए की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर ब्लडी और आप सुन रहे हैं मिस्टर ब्लडी एफएम। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती हैं। दिल थाम लीजिए, क्योंकि खौफ का ये सफ़र अब शुरू होता है। आज मिस्टर ब्लडी एफएम में आप सुनेंगे हिमी लित्र राय की कहानी कोई देख रहा है। लेखिका के कहानी और उपन्यास लिखने की शुरुआत अचानक ही हुई थी। मुख्य धारा के लेखन से लेकर अलौकिक एडवेंचर और रहस्य रोमांच, हर तरह के विधा उन्हें पढ़ने और लिखने में समान रूप से पसंद है। उनका बनाया हुआ चरित्र डीएसपी रेशमी बसु पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लेखन के लिए उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन पाठकों का प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो उनकी किताब कमरे में कोई है से ली गई है। कहानी में रोमांच पैदा करने के लिए लेखिका ने कुछ अलौकिक घटनाओं का जिक्र किया है, जो पूरी तरह सच्ची हैं, न झूठी। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। शुरू हो रही है हिमी मित्र राय की कहानी कोई देख रहा है। आखिरकार हम 3 दिन की छुट्टी मैनेज कर ही पाए। मेरे कलीग और दोस्त अचिंत्या के गांव के घर में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है। अचिंत्या का पुराना जमींदार घर है। अब भले ही पहले जैसी चमक धमक और ठाट बाट ना हो, लेकिन परिवार के सदस्य जमींदारी परंपरा को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके चाचा सुवर्ण सरखेल इस पूजा के मुख्य आयोजक हैं। चाचा व्यवसायी होने के बावजूद दान पुण्य और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी काम करते हैं। अचिंत्या से सुना है कि गांव की महिलाएं ही पूजा की सारी तैयारियों के पीछे की असली ताकत होंगी। वो खुद बहुत उत्साहित है, और हो भी क्यों ना। उनके घर की पहली पूजा जो है, उसने बताया कि सालों से वहां ठीक से जाना नहीं हो पाया। 3 साल पहले ऑफिस टूर के सिलसिले में सिलीगुड़ी जाते समय वो बस थोड़ी देर के लिए घर गया था। रात को रुकना नहीं हुआ। जगह ऐसी है कि आप सीधे वहां नहीं पहुंच सकते। आने जाने के रास्ते में आपको कई तरह के साधन बदलने होंगे, ट्रेन, वैन, रिक्शा और फिर पैदल रास्ता। काफ़ी रिमोट एरिया है, इसलिए वक्त की कमी के चलते जाना नहीं हो पाता। उसकी बातें सुन सुनकर मेरा भी उस जगह के प्रति एक गहरा आकर्षण पैदा हो गया है। अचिंत्या ने कहा, हमारे घर में तुझे शायद राजवामे जैसी चकाचौंध ना मिले, लेकिन वहाँ का माहौल और मेहमान नवाजी तेरा दिल जीत लेगी। हालांकि परिवार के अब ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते, फिर भी तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। अचिंत्या की सलाह पर मैंने कुछ हल्के गर्म कपड़े साथ ले लिए। वो जंगली इलाका है और अक्टूबर का अंत होने के कारण तापमान में काफ़ी बदलाव आता है। सुबह और शाम को अच्छी खासी ठंड लगती है। मैं पहले कभी उत्तर बंगाल नहीं गया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही उत्साहित था। तय दिन पर दार्जिलिंग मेल पकड़कर रात भर की ट्रेन यात्रा के बाद हम एनजेपी स्टेशन पहुँचे। फिर वहाँ से एक लोकल ट्रेन में 2 घंटे का सफ़र तय कर हम रातापानी स्टेशन पहुँचे। इक्का दुक्का रोग आ जा रहे थे, जैसे किसी को कोई जल्दी ना हो। सामने धान के खेत थे, जिसके पीछे से काश के फूलों के गुच्छे झांक रहे थे। आसमान में नीले बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। धूप बिल्कुल नहीं चुभ रही थी, बल्कि एक ठंडी हवा चल रही थी। हमें देखकर एक ऑटो वाला आगे आया और बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? हमें अनंतगंज जाना है। तुम्हारा ऑटो वहाँ नहीं जाता, ये मुझे पता है। ओ दादा बाबू, तब तो आप यहीं थोड़ा रुकिए। वो वैन रिक्शा वाला सवारी छोड़ने गया, अभी लौट आएगा। अरे उस तरफ तो गिने चुने 2-3 लोग ही जाते हैं। ऑटो वाला बीड़ी फूंकते हुए पीछे मुड़कर चला गया। क्यों रे, हैरान हो रहा है क्या? यहाँ ऐसा ही है। स्टेशन देखेगा नहीं तो हैरान क्यों होगा? तुम लोग दक्षिण बंगाल के रहने वाले हो, हैरान होना तो लाजमी है। तुझे वैसे भी ये जगहें पसंद आएंगी। आखिर लेखक जो ठहरा, प्रकृति की गोद में तो कलम और भी तेजी से चलती है। वो तो सही है, हम दक्षिण बंगाल में रहकर ऐसी प्राकृतिक सुंदरता कहाँ पाते हैं। देखा जाए उस जमींदार बाड़ी में बैठकर कुछ लिखने के लिए मसाला जुटा पाता हूं या नहीं। अच्छा सुन, हमें यहाँ से वैन रिक्शा मिल जाएगा? सुना तो सवारी उतारने गया है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक पूरा भर ना जाए वे नहीं जाते। सिर्फ 2 लोगों को ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा किराया मांगते हैं। उससे बेहतर है कि चल हम कुछ खा लेते हैं। रास्ते में चाय की दुकान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चल, मैं भी मान गया। सच तो यह है कि सुबह चाय बिस्कुट के अलावा पेट में और कुछ गया नहीं था। स्टेशन के पास ही एक झोपड़ी नुमा दुकान थी।
वहां सुबह की आखिरी बची खुची पूरी सब्जी रखी थी। सुबह का नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर जा चुके थे। अब तो सुबह के 11 बज रहे थे, लिहाजा जो कुछ भी बचा था सब्जी, संदेश और ठंडी पूरियों से ही हमें अपना नाश्ता करना पड़ा। देख, उत्तर बंगाल में तेरा स्वागत ठंडी पूरियों से हुआ। खैर, हमारे घर पहुंचकर तू इसकी भरपाई कर लेना। मेरी माँ और ताई जी तुझे जबरदस्ती खिला खिलाकर बुरा हाल कर देंगी, चिंता मत कर। कुछ देर बाद घट-घट करती हुई वो मेटाडोर आ गई। पीछे पैर लटकाकर बैठना पड़ता है, काफी मजेदार बात है। हम दोनों के पास एक एक बैग था। अच्छे से पैर लटकाकर बैठ गए और अनंतगंज की ओर रवाना हुए। सबसे पहले ड्राइवर सड़क के उल्टी तरफ मुड़ा और बाईं ओर धान के खेतों के पास से एक कच्ची मिट्टी के रास्ते पर घुस गया। ले, ये शुरू हो गया रास्ता। अब जरा संभल कर और पकड़कर बैठना, गड्ढों से भरी सड़क है। हमारे पीछे 2 लोग और बैठे थे, शायद पति पत्नी होंगे। हम दोनों आपस में छोटी मोटी बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। दोनों ओर फैली सुंदर प्रकृति के बीच हवा खाते हुए जाना बहुत अच्छा लग रहा था। और ठीक इसी वजह से मुझे उत्तर बंगाल के लोगों से बहुत जलन होती है। कुछ दूर जाने के बाद हल्का हल्का जंगल शुरू हो गया। साये ने सड़क को चारों तरफ से घेर लिया। बड़े बड़े पेड़ों की छतरियों ने सड़क के दोनों ओर छाते जैसा बना रखा था। बीच से रोशनी की एक बूंद तक अंदर नहीं आ रही थी। अब जंगल शुरू हो गया है, डरो मत, यहाँ बड़े जंगली जानवर नहीं हैं, लेकिन सुकना फॉरेस्ट रेंज पहुंचने पर वहाँ कभी कभी हाथी आ जाते हैं। और चाय बागानों के बीच तो तेंदुए यानी लेपर्ड रहते हैं, तुझे पता ही होगा। चाय बागानों के नाले तेंदुओं के बच्चे देने की सबसे सुरक्षित जगह होते हैं। मुझसे पूछे बिना या किसी को साथ लिए बिना हुंटर के जंगल या चाय बागान में मत घुस जाना, पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ। शहर नहीं जंगल है और जंगल में जानवरों का राज चलता है। हाँ, तो मैं कह रहा था, स्टेशन देखेगा नहीं तो हैरान क्यों होगा? तुम लोग दक्षिण बंगाल के रहने वाले हो, हैरान होना तो लाजमी है। तुझे वैसे भी ये जगहें पसंद आएंगी। आखिर लेखक जो ठहरा, प्रकृति की गोद में तो कलम और भी तेजी से चलती है। वो तो सही है, हम दक्षिण बंगाल में रहकर ऐसी प्राकृतिक सुंदरता कहाँ पाते हैं। देखा जाए उस जमींदार बाड़ी में बैठकर कुछ लिखने के लिए मसाला जुटा पाता हूं या नहीं। अच्छा सुन, हमें यहाँ से वैन रिक्शा मिल जाएगा? सुना तो सवारी उतारने गया है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक पूरा भर ना जाए वे नहीं जाते। सिर्फ 2 लोगों को ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा किराया मांगते हैं। उससे बेहतर है कि चल हम कुछ खा लेते हैं। रास्ते में चाय की दुकान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चल, मैं भी मान गया। सच तो यह है कि सुबह चाय बिस्कुट के अलावा पेट में और कुछ गया नहीं था। स्टेशन के पास ही एक झोंपड़ी नुमा दुकान थी। वहां सुबह की आखिरी बची खुची पूरी सब्जी रखी थी। सुबह का नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर जा चुके थे। अब तो सुबह के 11 बज रहे थे, लिहाजा जो कुछ भी बचा था सब्जी, संदेश और ठंडी पूरियों से ही हमें अपना नाश्ता करना पड़ा। देख, उत्तर बंगाल में तेरा स्वागत ठंडी पूरियों से हुआ। खैर, हमारे घर पहुंचकर तू इसकी भरपाई कर लेना। मेरी माँ और ताई जी तुझे जबरदस्ती खिला खिलाकर बुरा हाल कर देंगी, चिंता मत कर। कुछ देर बाद घट-घट करती हुई वो मेटाडोर आ गई। पीछे पैर लटकाकर बैठना पड़ता है, काफी मजेदार बात है। हम दोनों के पास एक एक बैग था। अच्छे से पैर लटकाकर बैठ गए और अनंतगंज की ओर रवाना हुए। सबसे पहले ड्राइवर सड़क के उल्टी तरफ मुड़ा और बाईं ओर धान के खेतों के पास से एक कच्ची मिट्टी के रास्ते पर घुस गया। ले, ये शुरू हो गया रास्ता। अब जरा संभल कर और पकड़कर बैठना, गड्ढों से भरी सड़क है। हमारे पीछे 2 लोग और बैठे थे, शायद पति पत्नी होंगे। हम दोनों आपस में छोटी मोटी बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। दोनों ओर फैली सुंदर प्रकृति के बीच हवा खाते हुए जाना बहुत अच्छा लग रहा था। और ठीक इसी वजह से मुझे उत्तर बंगाल के लोगों से बहुत जलन होती है। कुछ दूर जाने के बाद हल्का हल्का जंगल शुरू हो गया। साये ने सड़क को चारों तरफ से घेर लिया। बड़े बड़े पेड़ों की छतरियों ने सड़क के दोनों ओर छाते जैसा बना रखा था। बीच से रोशनी की एक बूंद तक अंदर नहीं आ रही थी। अब जंगल शुरू हो गया है, डरो मत, यहाँ बड़े जंगली जानवर नहीं हैं, लेकिन सुकना फॉरेस्ट रेंज पहुंचने पर वहाँ कभी कभी हाथी आ जाते हैं। और चाय बागानों के बीच तो तेंदुए यानी लेपर्ड रहते हैं, तुझे पता ही होगा। चाय बागानों के नाले तेंदुओं के बच्चे देने की सबसे सुरक्षित जगह होते हैं। मुझसे पूछे बिना या किसी को साथ लिए बिना हुंटर के जंगल या चाय बागान में मत घुस जाना, पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ। शहर नहीं जंगल है और जंगल में जानवरों का राज चलता है। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब आंगन पक्का हो गया है, आ जाओ, जल्दी ऊपर आ जाओ। महिला के होठों की मुस्कान उनके पूरे चेहरे पर फैल गई। मैं समझ गया कि वे अचिंत की माँ है। बेटे का इतने दिनों बाद घर लौटना, साथ में दोस्त
और ऊपर से घर में पूजा। इतने भव्य स्वागत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सच कहूं तो मेरा दामाद जैसा सत्कार किया गया। खाने में क्या नहीं था, शाकाहारी, मांसाहारी, कई तरह की मिठाइयाँ, चटनी, ओह सब कुछ। मैं ठहरा पेट का कच्चा आदमी, भला इतना कैसे खा पाता। पर अचिंत को देखा, वो चुपचाप सब कुछ मज़े से चाट पोंछ कर खा गया। वो थोड़ा गोल मटोल और खाने का शौकीन है, लेकिन मुझे खिलाकर लोगों को अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। अचिंत की माँ और ताईजी शुरू से अंत तक कुर्सी के पास खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो बेटा, यही तो खाने पीने की उम्र है, अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? अभी 3 दिन तो यहाँ हो ही। पूजा का मतलब ही है खाना पीना, सब कुछ खाना होगा, ना नहीं चलेगी। हमारे घर का नियम है कि मेहमान की खूब सेवा की जाए और देखा जाए कि खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बताना बेटा। नहीं नहीं माँ, इसे कहने की जरूरत नहीं है, इसके हिस्से का खाना बल्कि मुझे दे देना। बेचारे को खिलाकर पेट खराब करने से क्या फायदा, ऊपर से डॉक्टर और दवा की समस्या हो जाएगी। मैं तो इसे ऐसे डरावने घर में ले आया हूं कि बेचारा वैसे ही भूतों के नाम से डर रहा है। अचिंत, तू सच में बहुत बदमाश है। मैंने कब कहा कि मुझे भूतों से डर लग रहा है? मतलब कुछ भी बना के बोल देना है ना? अरे इसकी बात छोड़ो, ये बस सबकी टांग खींचता रहता है, खुद तो अभी तक एक शादी कर नहीं पाया। अचिंत की ताई जी ने अब कहा, देखो बेटा, मेरी तो कोई औलाद नहीं है, ये इस घर का इकलौता बेटा है। उस बहन तुलतुली की तो शादी कर नहीं पाएंगे, और तुम्हारे काकू जी ने तो शादी ही नहीं की, तो अगर कुल का दीपक ही शादी नहीं करेगा तो ये खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? लो, शुरू हो गया। चलो उठो, खाना हो गया। अचिंत झुंझलाकर उठा। देखा देखा, जैसे ही शादी की बात छेड़ी, बाबू का खाना खत्म हो गया। अचिंत की माँ तंस कसते हुए बोली, मुझे अचिंत को छेड़ने का एक मौका मिल गया, इसका मतलब उसकी शादी की बात चल रही है। खाना खाने के बाद अचिंत ने सबसे मेरा परिचय कराया। उसकी माँ और ताई जी से तो पहले ही मिल चुका था, बिल्कुल साधारण और घरेलू जैसी माएँ होती हैं। लाल किनारे वाली साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी। पूजा के काम में इतनी व्यस्त थी कि कमरे की तरफ ध्यान देने का समय नहीं था। अचिंत के ताऊजी का काफी समय पहले निधन हो गया था। अब हम अचिंत के पिता के कमरे में गए। मुझे पहले से पता था कि वे बिस्तर पर हैं, उन्हें पैरालिसिस मार गया है। जाकर प्रणाम किया तो वे बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया। लड़खड़ाती आवाज में बोले, तुम आए, बहुत अच्छा लगा बेटा। सच कहूं तो ये बुढ़ापा मुझे बहुत सोच में डाल देता है। मेरे अपने दादाजी भी बिस्तर पर हैं। क्या दबदबा था उनका एक समय में। वे अपने समय के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, सारा दिन उसी में डूबे रहते थे। अंकशास्त्र यानी न्यूमेरोलॉजी पर उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। दादाजी की बातें मुझे आज भी याद हैं। हालांकि मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, पर कई लोगों के मामले में दादाजी की बातें एकदम सच साबित हुई हैं। बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ बताया था, पर कुछ बातें मिली और कुछ नहीं। खैर, अचिंत के पिता को देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। उनकी उम्र शायद उतनी ज्यादा नहीं थी, पर बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। ये मेरी बहन का कमरा है, आ। अचिंत ने लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोला और बच्चों की तरह मुंह अंदर डालकर बोला, तुलतुली, तुलतुली कहाँ है? देख, मैं तुलतुली के लिए क्या लाया हूं। अचानक कहीं से धपधप जैसी आवाज हुई। मैंने देखा, कमरे के अंदर से एक 25-26 साल की युवती आंखें बड़ी बड़ी करके और जीभ बाहर निकालकर तेजी से आगे आ रही है। उसके सिर के बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और शरीर भारी था। लड़की ने हरे रंग की फूलों वाली फ्रॉक जमा पहनी थी। मुझे पहले से पता था कि अचिंत की बहन मानसिक रूप से चैलेंज्ड है। उसके इलाज की बहुत कोशिशें हुईं, लेकिन ऐसी बीमारियां इलाज से पूरी तरह ठीक नहीं होती। लड़की के पीछे पीछे एक महिला भी दौड़ती हुई आई, शायद वही उसकी देखभाल करती हैं। अरे रुको, धीरे, वरना गिर जाओगी। महिला ने आकर उसका हाथ हल्का सा पकड़ा, पर अचिंत की बहन ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और दौड़कर अचिंत के ऊपर झपट पड़ी। लड़की की जीभ बाहर निकली हुई थी और उससे लगातार लार टपक रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती है। मेरा मन फिर से उदास हो गया। अचिंत अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा उसके बारे में बातें करता है और उसे बहुत याद करता है। अचिंत ने अपने हाथ में लिया हुआ एक सॉफ्ट टॉय और चॉकलेट उसे दी। उसने झपटकर उन्हें लिया और फिर बिस्तर की तरफ चली गई। फिर पता नहीं क्या सोचकर वो अचिंत के पास वापस आई और बहुत उत्तेजित होकर उसे पकड़कर कुछ कहने लगी, जिसका एक शब्द भी मुझे समझ नहीं आया। दरअसल उसकी लड़खड़ाती आवाज में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। वो उंगली से बाहर की ओर इशारा करने की कोशिश कर रही थी। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कहीं मत जाना। कोका, तू नहीं जाएगा ना?
अचिंत ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की और कहा, मैं अब कोलकाता नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, खेलूंगा, बहुत मजा करेंगे, अपनी बहन के साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा, ठीक है? अचिंत ने उसकी सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। तुलतुली शांत हुई और सॉफ्ट टॉय के साथ अपने आप में खेलने लगी। मैंने देखा कि अचिंत की आंखें आंसियों से भर गई थीं। वो तेजी से उस कमरे से बाहर निकल आया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। बहन से मिलाने के बाद अचिंत ने कहा, चल अब काकू जी से मिलेगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी अचिंत की माँ एक नौकरानी के साथ ट्रे में शरबत लेकर आ रही थी। सुनकर बोली, कल रात भर पूजा का काम करके तेरे काकू जी बहुत थक गए हैं, अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब तुम लोग मिल लेना, ठीक है? और हाँ, आज शाम को 6 बजे ठाकुर यानी मूर्ति लाने जाना है, तैयार रहना। अभी तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, बहुत थकान हो गई होगी। घर के बने आम पन्ना यानी आम पोड़ा शरबत को पीकर अंदर तक तृप्ति मिल गई। अचिंत ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। ये घर का गेस्ट रूम था। अचिंत अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे को गौर से देखा। जमींदार बाड़ी में रहने का अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। सच में कमरे बहुत सुंदर थे। बहुत ऊंची छत और उससे लंबा पंखा लटक रहा था। पलंग जैसा ऊंचा बिस्तर था जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थीं। उस पर सुंदर सफेद बेड कवर, मैचिंग तकिए और मसनद रखी थी। मच्छरदानी भी ऊपर इस तरह टंगी थी कि जरूरत पड़ने पर बस नीचे गिराना था। बिस्तर के पास एक छोटी मेज थी जिस पर पानी का जग और कांसे का गिलास रखा था। दीवार घड़ी काफी बड़े साइज की थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो बरसों पुरानी है। 2 बड़ी खिड़कियों पर लकड़ी की नक्काशी थी। कमरे के एक कोने में एक सुंदर अलना यानी कपड़े टांगने का स्टैंड रखा था जिस पर तौलिया तय करके टंगा था। खिड़की के पास लिखने के लिए एक मेज और कुर्सी भी थी। चलो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, और बताने जैसा कुछ खास नहीं था। खिड़की से खाली पूजा मंडप साफ दिख रहा था और दाईं ओर देखते ही जंगल शुरू हो जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी रिजॉर्ट में आ गया हूं। सच कहूं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन जमींदार बाड़ी के हिसाब से घर में सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए पूजा की तैयारी के लिए गांव की महिलाओं की मदद ली गई है। घर के सदस्यों की तुलना में काम करने वालों की संख्या ही ज़्यादा लगती है। मैं बहुत थक गया था और सुबह का नाश्ता करते करते भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए दोपहर को बिना कुछ खाए ही सो गया। अचिंत की माँ ने सुंदर बर्तनों में सजे हुए मीठे फल कमरे में ही भिजवा दिए थे। उनमें से कुछ खाकर मैंने ऐसी गहरी नींद ली कि लगा जैसे बरसों से सोया नहीं हूं। ऐसा शांत और सुकून भरा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कोलकाता में ऐसी उम्मीद करना भी पाप है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पंखा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी एक हल्की चादर ओढ़कर बहुत आराम मिल रहा था। खिड़की खुली हुई थी। शाम को जब मेरी नींद खुली तो घड़ी में 5:30 बज रहे थे। आवाज़ सुनकर आगे बढ़ा तो देखा कि ढोल बजने लगा है। ढाकी आ चुके हैं। ऊपर से अचिंत की माँ, ताई जी और पाजामा कुर्ता पहने एक सज्जन नीचे उतर रहे थे। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। अंदाज़ा लगाया कि ये अचिंत के काकू मुनि यानी चाचा होंगे। मैंने भी जल्दी से अपना कुर्ता पहना और नीचे चला गया। क्यों रे, नींद पूरी हुई? मैं अभी तुझे जगाने ही आने वाला था। तैयार हो जा, अब हम ठाकुर लाने जाएंगे। गांव की महिलाएं आ रही हैं। काकू मुनि, ये मेरा दोस्त है। आप तब सो रहे थे इसलिए परिचय नहीं हो पाया। काकू मुनि मुस्कुराते हुए आगे आए। मैं जब उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने जल्दी से मुझे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा कर दिया। फिर मेरी पीठ थपथपा कर बोले, अरे प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अपने दोस्त से पूछो कि मैं उसका दोस्त हूँ या नहीं। हाँ, तुझे बताना भूल गया था, ये काकू मुनि तो बचपन से ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कभी प्रणाम नहीं करवाते, हम घंटों ढेरों बातें करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी सॉरी, सुबह से इतना थक गया था कि अगर एक नींद ना लेता तो किसी काम का नहीं रहता। बिल्कुल सही किया। सुना है तुम लोग बहुत सुबह आ गए थे, पर कोई बात नहीं, अब तो तुम यहीं हो। पूजा के ये कुछ दिन जमकर आनंद लेना, खाना पीना और घूमना फिरना। तुम्हें अनंतगंज बहुत पसंद आएगा, मेरी बात याद रखना। सच में उनके चाचा को पहली बार देखने पर वे बहुत बुजुर्ग नहीं लगते। वे अचिंत के पिता से काफ़ी छोटे होंगे। अचिंत के पिता की बीमारी की वजह से वे वक्त से पहले बूढ़े दिखने लगे हैं, लेकिन काकू मुनि अब भी काफ़ी फिट और स्वस्थ हैं। देखकर पता चलता है कि वे नियम से कसरत करते हैं। उनके सिर के बाल भी अभी पूरी तरह सफ़ेद नहीं हुए हैं। चलो तुम लोग तैयार हो, हम अभी निकलेंगे। गांव की औरतें आती ही होंगी।
बोलते बोलते ही गेट से आदिवासी महिलाओं का एक समूह अंदर आने लगा। ज्यादातर के हाथों में शंख, आरती की थाली और फूलों की टोकरी समेत पूजा की अन्य सामग्री थी। ढाकी भी गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए और एक सुर में ढाक बजाने लगे। माँ, ताई जी और घर की नौकरानियों ने उलू की ध्वनि शुरू कर दी। ऊपर बरामदे में देखा तो आया तुलतुली को भी ले आई थी। वो खुशी के मारे जोर जोर से तालियां बजा रही थी। अचानक वो खाली मंडप सबके आने से जैसे जीवंत हो उठा और पूजा का आरंभ हो गया। अब काकू मुनि के निर्देशानुसार शंख फूंकते और ढाक बजाते हुए हम सब प्रतिमा लाने के लिए चल पड़े। ये एक अद्भुत और सुंदर अनुभव था। गांव के रास्तों से गुजर रहे थे। एक तरफ मैदान, छोटे छोटे घर और दाईं ओर घना जंगल। पतली पगडंडी से होकर जाना बहुत अच्छा लग रहा था। सब एक के पीछे एक चल रहे थे, क्योंकि इस संकरे रास्ते पर एक साथ 4 लोगों का चलना मुमकिन नहीं था। आदिवासी महिलाओं ने शरीर पर चेक वाली साड़ियां घुटनों तक लपेट रखी थीं। हाथों पैरों में धातु के गहने और बालों में पत्तों से नक्काशी करके जूड़े में लगा रखा था। अलग अलग उम्र की महिलाएं उस टोली में थीं, साथ में छोटे बच्चे भी थे। कम से कम 25 लोग तो होंगे ही। वे आगे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे। काकू मुनि भी उन्हीं के साथ थे। अचिंत की माँ और ताई जी नहीं आई थीं, वे घर के काम में व्यस्त थीं। चलते चलते काकू मुनि ने हमसे कहा, हमारे घर में सदस्यों की संख्या बहुत कम है। एक दुर्गा पूजा का आयोजन करने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है और यहाँ की महिलाएं हमारे घर के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करती हैं। हम साल भर उनके लिए छोटे मोटे काम करते रहते हैं और इसीलिए वे हमें इतना मानती हैं। पूजा के बारे में उनसे कहते ही वे तुरंत राजी हो गईं। सच तो ये है कि अगर वे ना होती तो ये पूजा करना मुमकिन ही नहीं था। गांव में कुम्हार टोली जैसा कुछ भी नहीं है, बस एक इकलौती मूर्ति बनाने की दुकान है। वहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ थीं, यहाँ तक कि ऐसी कई अनजान मूर्तियाँ भी जिन्हें देखकर मैं पहचान नहीं पाया। आदिवासियों के अलग अलग देवी देवता, जंगल के देवता और यहाँ तक कि पशु पक्षियों की भी कई मूर्तियाँ बनाकर रखी गई थीं। सामने ही एक छोटे आकार की दुर्गा मूर्ति तैयार रखी थी और शायद यही सरखेल बाड़ी की दुर्गा प्रतिमा थी। बाघ और सिंह के साथ पान के पत्ते जैसा सुंदर मुखड़ा जो गुलाबी आभा से भरा था। हाथों में अभी अस्त्र नहीं दिए गए थे, उन्हें घर ले जाने के बाद हाथों में बिठाया जाएगा। काकू मुनि ने दाम चुकाए और एक चाला दुर्गा प्रतिमा को वैन रिक्शा पर लादकर हम फिर से घर की ओर रवाना हुए। घर पहुंचकर बड़े धूमधाम से मां दुर्गा को मंडप में स्थापित किया गया। वो खामोश घर अचानक उत्सव के आंगन में बदल गया। जंगल की तरफ का हिस्सा अंधेरा है, लेकिन गेट के दोनों ओर 2 बड़े लालटेन लगाए गए हैं और साथ ही छोटी छोटी टूनी लाइट्स भी दी गई हैं। यहाँ सोलर लाइट का इंतजाम है। सिर्फ इस जमींदार बाड़ी में ही सोलर लाइट है, बाकी रास्ता अंधेरा ही रहता है। गांव के लोग भी आंगन में जमा हो गए थे। पक्के आंगन में सबके बैठने के लिए फराश बिछा दी गई थी। अचिंत की माँ और ताई जी सिर पर पल्लू ओढ़कर प्रतिमा का वरण कर रही थीं। तभी पंडित जी ने धुनाची से आरती शुरू की। फूल, बेलपत्र, दिए और धूप धुएं की खुशबू से वो सुनसान राजबाड़ी और आसपास का माहौल पल भर में चमक उठा। बड़े बड़े थीम पंडालों की भीड़ के बीच ऐसी पारंपरिक प्रतिमा देखना मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खासकर एक दूर दराज के गांव के इस ग्रामीण परिवेश में पूजा का ये आयोजन एक अलग ही एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कितने युगों बाद एक असली पूजा का आयोजन देख रहा हूं। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को प्रणाम किया। माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर है, रोशनी पड़ने पर वो और भी दमक रहा था। उस दिन की पूजा संपन्न होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। पंडित जी बता गए कि कल षष्ठी पूजा कितने बजे शुरू होगी और सबको समय पर उपस्थित रहने को कहा। काकू मुनि ने भी सबको अलग से ये बात समझा दी। सभी लोग काकू मुनि और हमारे पैर छूकर प्रणाम करने जा रहे थे, लेकिन काकू मुनि ने उन्हें रोकते हुए कहा कि देवी मंडप में विराजमान हो चुकी हैं, इसलिए अब यहाँ कोई किसी के पैर न छुए। विजयादशमी के दिन माँ के विसर्जन के बाद ही ये सब किया जाएगा। उस रात बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। उससे पहले अचिंत एक बार आया था। हम दोनों ने सिगरेट पीते हुए थोड़ी गपशप की। बालकनी में खड़ा था। मंडप में ठाकुर जी विराजमान थे और रोशनी जगमगा रही थी। दूसरी ओर से झींगुरों की कान फोड़ देने वाली आवाजें आ रही थीं, जिससे बार बार नजरें जंगल की तरफ चली जा रही थीं। अचिंत मुझे फिर से चढ़ा रहा था कि क्या मैं डर गया हूं, पर मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगली सुबह मैं बिस्तर से जल्दी नहीं उठा, बस बैठा रहा। आधी रात को एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। जैसी सोची थी वैसी गहरी नींद नहीं आई। एक सड़ांध सी आ रही थी, जैसे पेड़ पौधों के सड़ने की गंध। सारा दिन कमरे में कोई गंध नहीं थी, तो रात में अचानक इतनी तीव्र गंध कहाँ से आई? खिड़कियां भी तो बंद थीं। पता नहीं क्या था,
खैर दोपहर में थोड़ी नींद पूरी कर ली तो काम चल गया। उठते ही पहले स्नान किया और पूजा के लिए तैयार हो गया। बाहर देखा तो पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और लोग धीरे धीरे जुटने लगे थे। अचिन ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, क्यों रे, रात को नींद तो अच्छी आई ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने जवाब दिया, हाँ सब ठीक था, बस नींद उतनी अच्छी नहीं आई। अच्छा तो चल, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। दादाजी ने फ़ोन किया था पर सोते रहने के कारण मैं उठा नहीं पाया था। असल में फ़ोन माँ ने किया था। जब मैंने वापस फ़ोन किया तो माँ ने बताया कि दादाजी कुछ कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फ़ोन लगवाया था। माँ उस वक्त उन्हें खाना खिला रही थी तो उसने 20 मिनट बाद फ़ोन करने को कहा। दादाजी आमतौर पर फ़ोन पर बात नहीं करते क्योंकि उनकी बात साफ समझ नहीं आती। सामने रहने पर होंठों को देखकर फिर भी समझ आता है, पर फ़ोन पर क्या समझ आएगा इसमें मुझे शक था। पहले कभी फ़ोन पर बात करने की इच्छा नहीं जताई थी, तो आज अचानक क्या बात हो गई। मैं बालकनी की रेलिंग के सहारे खड़ा होकर फ़ोन लगाया। माँ ने फ़ोन उठाकर कहा, रुक दे रही हूँ, शेफाली दादाजी का मुंह धुलवा रही है, थोड़ा पकड़। माँ मुझसे मामूली बातें पूछने लगी, सब ठीक है ना, पूजा कैसी है, क्या खाया, घर के बड़ों को प्रणाम किया या नहीं, जैसा अक्सर माएँ पूछती हैं। इसी बीच सहज रूप से मेरी नज़र ठाकुर जी के मंडप की तरफ गई। पता नहीं आंखों का धोखा था या क्या, दुर्गा प्रतिमा का वो गुलाबी आभा वाला चेहरा अचानक कुछ काला सा लगा। यानी जो चेहरा चमकता हुआ गोरा था, जिसे तप्त कांचन वर्णा कहा जाता है, वो वैसा नहीं लग रहा था। क्या मैंने कल रात गलत देखा था? शायद अंधेरे की वजह से भ्रम हुआ होगा। तभी दादाजी ने फ़ोन पकड़ा। दादू भाई, ये शब्द मुझे साफ सुनाई दिया। मैंने कहा, हाँ दादू बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सुनो, तुम जिस जगह गए हो वहां तुम्हें अलौकिक अनुभव होगा, सावधान रहना, मैं चिंता में रहूंगा। दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ आईं। वैसे दादाजी ने मुझे अनगिनत बार कहा है, दादू भाई तुम तुला राशि के जातक हो। विशेष तुला राशि वालों को अलौकिक अनुभव होते हैं, वे उस पार के बाशिंदों को देख पाते हैं। तुम उसी राशि के हो, तुम्हारे साथ ये अनुभव होकर ही रहेगा। उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब मैं ऑफिस के काम से या कहीं बाहर गया हूं, पर दादाजी ने कभी इस तरह फ़ोन करके नहीं टोका। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये अजीब बात कहने के लिए फ़ोन करना पड़ा? खैर, अब सोचकर फ़ायदा नहीं, देखा जाएगा जो किस्मत में होगा। मैं बुजुर्गों की इन बातों पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अगर एक 80 साल का बुजुर्ग अपने पोते की भलाई के लिए चिंतित हैं तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं इन सब पर विश्वास करता हूँ या नहीं, ये अलग बात है। विश्वास अपना अपना होता है। तभी नीचे से अचिंत ने हाथ बढ़ाकर मुझे बुलाया। जल्दी आ, सब इंतजार कर रहे हैं। धूप, धुनी, दीप और फूलों की अर्चना के साथ मां का वरण पहले ही हो चुका था। अब षष्ठी पूजा शुरू हुई। पंडित जी बड़ी ही निष्ठा भाव से पूजा कर रहे थे। घट के सामने एक छोटी सुनहरी दुर्गा प्रतिमा रखी थी। बाद में पता चला कि वो ठोस सोने की बनी है। पूजा के चारों दिन इस स्वर्ण प्रतिमा की भी पूजा होगी। ये मूर्ति इनके पूर्वजों के समय की है। देवी की वो मूर्ति मानो खुद शक्ति का एक भंडार थी। पिघले हुए सोने जैसा रंग देवी के चेहरे पर एक अद्भुत आभा बिखेर रहा था, जिसकी आंखों में देखने पर पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सर्वशक्तिमयी देवी उन महिलाओं को निरंतर साहस दे रही हैं जो समाज और संसार में हर दिन संघर्ष कर रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि प्रतिमा का चेहरा कल रात की तुलना में थोड़ा बदल गया है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है ये मैं ठीक से नहीं जानता। हाँ, एक और बात बताना भूल गया, ये देवी केवल सिंह वाहिनी ही नहीं बल्कि व्याघ्र वाहिनी यानी बाघ पर सवार भी हैं। दुर्गा के साथ इन दोनों को एक साथ वाहन के रूप में कहीं और नहीं देखा जाता। इस देवी का एक नाम वन दुर्गा भी है। जंगलों में वे बनदिबी के रूप में पूजी जाती हैं। बुद्धदेव गुह की किताबों में अक्सर बनबिबी का जिक्र मिलता है, जहां बाघ और इंसान का संघर्ष चलता रहता है। काकू मुनि ने बताया कि उत्तर बंगाल में इन्हें भंडानी के नाम से पूजा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भंडानी और दुर्गा एक ही हैं। एक समय उत्तर बंगाल में भी सुंदरबन की तरह बाघों का खौफ था। अब बक्सा में भले ही बाघ कभी कभी आ जाते हों, पर सालों से दिखे नहीं हैं। अलबत्ता तेंदुओं यानी लेपर्ड की आवाजाही यहाँ आम है, और शायद यही देवी के बाघ पर सवार होने का मुख्य कारण है। षष्ठी पूजा का भोग देवी को अर्पित किया गया। पूजा के बाद सबने साथ बैठकर पत्तल पर ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। इस राजबाड़ी या जमींदार बाड़ी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ अमीर गरीब जाति धर्म का भेद भुलाकर सबके साथ बैठकर खाने की परंपरा है। आदिवासी महिलाएं बड़े ही आनंद और श्रद्धा के साथ पूजा के अनुष्ठान पूरे कर रही थीं और तृप्ति के साथ
प्रसाद खाकर घर लौटी। सब बहुत खुश थे। शाम को पूजा प्रांगण में खूब गपशप और अड्डा जमा। आज तुलतुली को भी ऊपर से नीचे लाया गया था। बातों बातों में वो तालियां बजा रही थी, लेकिन बीच बीच में अचिंत के पास जाकर उंगली से इधर उधर इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सारा दिन गपशप, बढ़िया खान पान और नए लोगों से मिलने जुलने में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बीच में मैं और अचिंत्य थोड़ा गांव भी घूम आए। मुख्य रूप से आदिवासियों का गांव होने के कारण यहां दुर्गा पूजा का चलन नहीं था। शायद इसीलिए चाची ने ये पूजा शुरू करवाई। गांव बेहद खूबसूरत है। जंगलों से घिरा ऐसा गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे दक्षिण बंगाल के गांवों से इसकी कोई तुलना ही नहीं है। आज सोते सोते काफ़ी रात हो गई। पूजा के सारे काम निपटाकर सबने साथ खाना खाया और फिर सोते सोते 12:30 बज गए। कुछ देर तो नींद अच्छी आई, लेकिन रात के करीब 2 या 2:30 बजे होंगे, फिर उसी सड़न भरी गंध से मुझे बेचैनी होने लगी। इस बार मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। जैसे ही आंखें खोली, अचानक लगा कि दाईं ओर रखे आईने के सामने कोई खड़ा है। पास रखा मोबाइल जैसे ही ऑन किया, उसकी रोशनी में वहां कुछ भी नजर नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया। अब वो गंध भी गायब थी। मैंने जल्दी से पानी पिया और बाथरूम होकर वापस आकर लेट गया, पर नींद आसानी से नहीं आई। काफी देर कोशिश करने के बाद कब सो गया याद नहीं, लेकिन सो जाने के बावजूद मन में वो बेचैनी बनी रही। यहां आने के बाद 2 दिनों से ये अजीब अनुभव हो रहा है। मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसी अजीब अनुभूति आखिर हो क्यों रही है? कमरे में वो सड़ी हुई गंध दोनों दिन आई, ये तो पूरी तरह निश्चित है। सुबह उठकर मैंने खिड़कियां खोलीं और आसपास देखने की कोशिश की कि कहीं कोई कचरा फेंकने की जगह या मृत जानवर तो नहीं पड़ा है, लेकिन नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टी तरफ घना जंगल है और इस तरफ घर। बिल्कुल साफ सुथरा कच्चा रास्ता, कहीं भी गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। आज मैंने अचिंत्य को ये बात बताई कि 2 दिनों से कमरे में कैसी एक गंध आ रही है। उसने मजाक में कहा, वो भूत की गंध है, गंध कांटा आया था तेरे कमरे में, इसीलिए तो मैंने तुझे नहीं बताया था। मैंने चिढ़कर कहा, हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता। ठीक है, छोड़, तुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। अचिंत्य बोला, अरे बाबा, गुस्सा क्यों हो रहा है? आज ही शामली मौसी से कहकर तेरा पूरा कमरा साफ करवा दूंगा और फिनाइल से पोंछा लगवा दूंगा। माँ से कह रहा हूं, इतना तनाव मत ले, शायद पास में कुछ मर वर गया होगा, हवा के साथ उसकी गंध आ सकती है। आज तेरे बिस्तर की चादर वगैरह सब साफ करवा देंगे। वैसा ही हुआ। अचिंत्य की माँ ने पूरे कमरे को फिनाइल से साफ करवा दिया। उन्होंने कहा, सुनो, अगर आज फिर से गंध आए तो देखेंगे क्या किया जा सकता है, तुम्हें दूसरे कमरे में भेज देंगे। मुझे सच में बुरा लग रहा था। पूजा का घर है, वैसे ही बहुत काम रहता है, उन्हें और दबाव में डालने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज रात भी गंध आई तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। असल में चाची के लिए बुरा लग रहा था। सप्तमी की पूजा बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। आज अचिंत्य के चाचा जी ने ठाकुर जी को बनारसी साड़ी दान की। उनके यहाँ ऐसा ही नियम है। सप्तमी की पूजा और खान पान के बाद सब लोग घर चले गए। फिर से रात को कमरे में सोने की बारी आई। आज मैं सजग रहा। जब सोने जा रहा था तब मैंने देखा कि कोई गंध आ रही है या नहीं, पर देखा कि वैसी कोई गंध नहीं थी। अचिंत्य की माँ आज कमरे में जूही के फूलों का एक गुच्छा रख गई थीं, ताकि कमरे में अच्छी महक रहे। मेरे बिस्तर के पास वाली मेज पर वो फ्लावर वास रखा था। किसी आदिवासी लड़की ने आकर वे फूल दिए थे। अचिंत्य की माँ ने उसका कुछ नाम बताया था। सच में उनकी खुशबू बहुत ही प्यारी थी। मैं बिल्कुल उस फ्लावर वास के पास ही सोया। एक किताब पढ़ते पढ़ते कब सो गया पता ही नहीं चला। रात के करीब 1:30 या 2 बजी होंगे। अचानक फिर से उस भयंकर सड़ांध से मेरी नाक मुंह से कुड़ गए। मेरी नींद भी टूट गई। खिड़की के पास धुंधली रोशनी में मुझे एक साए जैसी नारी मूर्ति दिखाई दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या मैंने गलत देखा? नहीं, मैंने बिल्कुल साफ देखा है। हाँ, इस बारे में कोई शक नहीं है। ये सोच ही रहा था कि वो नारी मूर्ति फिर से मेरे सामने प्रकट हो गई। सच देख रहा हूं। धारीदार साड़ी पहने, बालों में पत्तों का जूड़ा बना हुआ और सांवला रंग जो अंधेरे में घुला हुआ था। वो करीब 21 साल की एक युवती थी। उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, जो सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं तुरंत दीवार की तरफ थोड़ा पीछे खिसक गया। दिल की धड़कन कहाँ पहुंच गई पता नहीं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। जैसे जैसे मैं दीवार की ओर सट रहा था, वो सड़ी हुई गंध मानो मुझे चारों तरफ से जकड़ती जा रही थी।
पूरे कमरे में एक अजीब सी घुटन छा गई और सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उस आकृति ने अब सीधे मेरी ओर देखा और अपना दायां हाथ उठाकर दाईं ओर बालकनी की तरफ इशारा किया। फिर धीरे धीरे उसने हाथ नीचे कर लिया। देखते ही देखते वो नारी मूर्ति हवा में कहीं विलीन हो गई। मैं कुछ कर नहीं पाया, बस जड़ होकर बैठा रहा। बिस्तर पर घड़ी की टिक-टिक के अलावा कमरे में और कुछ नहीं था। वो सड़ांध भी अब नहीं आ रही थी। जूही के फूलों की महक से कमरा फिर से महक उठा था। लेकिन ये मैंने क्या देखा? अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। क्या देखा, क्यों देखा? और वो लड़की कौन थी? किसी तरह छत की ओर ताकते हुए मैंने रात काटी। हालांकि पूरी रात फिर ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई। सुबह होते ही सबसे पहले दादाजी को फोन करना था। अपनी 28 साल की उम्र में मुझे ऐसा अलौकिक अनुभव कभी नहीं हुआ था। सुबह होते ही माँ को फोन करके दादाजी को देने को कहा। फोन पकड़ते ही दादाजी बोले, कौन, दादू भाई? माँ ने मेरा नाम बताया। दादाजी का एक भी दांत बचा नहीं है, फिर भी उन्होंने जो कहा मैं स्पष्ट समझ गया। हाँ दादू, आपने जो कहा था वही हुआ। कल रात ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम विशेष तुला राशि के जातक हो, इसीलिए तुम्हें ऐसी चीजें दिख रही हैं। वो किसी और के सामने प्रकट नहीं हो पा रही, इसीलिए तुम्हारे पास आई है। देखो, क्या वो तुम्हें कुछ कहना चाहती है? तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस एक माध्यम हो। अब रखता हूं, मेरे खाने का समय हो गया है। तुम सावधान रहना दादू भाई। सावधान कैसे रहूं ये समझ नहीं आया। क्या मुझे अचिंत्य को बताना चाहिए? उसे बताया तो वो पक्का हंसकर उड़ा देगा। नहीं, उसे बताकर कोई फायदा नहीं। मैं ब्रश करते हुए बाहर बालकनी की रेलिंग के पास आकर खड़ा हुआ, जहां से मंडप में ठाकुर जी का चेहरा साफ दिखाई देता है। यकीन मानिए, मैं ये कहते हुए अत्यंत आश्चर्य महसूस कर रहा हूं कि प्रतिमा का चेहरा आज और भी ज्यादा काला पड़ गया है। पर यह कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ मुझे दिख रहा है? क्या किसी और की नज़र इस पर नहीं पड़ रही? मैंने सबसे पहले अचिंत्य को मंडप के पास बुलाया। क्या हुआ? बात क्या है? बताएगा तो? तू प्रतिमा का चेहरा एक बार देख तो। क्यों, क्या देखूं? रोज ही तो देख रहा हूं। इतना सुंदर मुखड़ा है कि बस देखते रहने का मन करता है। अरे जरा गौर से देख, क्या तुझे कोई बदलाव नजर आ रहा है? अचिंत्य ने गौर से दुर्गा प्रतिमा के चेहरे को देखा और बोला, नहीं तो सब वैसा ही है। क्या बदलाव होगा? कैसी अजीब बात कर रहा है? मैंने कहा, क्या तुझे नहीं लग रहा कि जिस दिन प्रतिमा लाई गई थी उस दिन से आज तक इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है? अचिंत्य कुछ देर तक मेरे चेहरे की ओर देखता रहा, फिर मेरे माथे और गर्दन पर हाथ रखकर चिंतित स्वर में बोला, तुझे बुखार तो नहीं है? तेज बुखार में लोग अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। रात को ठीक से कुछ खाया था या नहीं? देख भाई, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। जो सच देखा वही तुझे बता रहा हूं। अचिंत्य को और कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही मैं कमरे के अंदर चला आया। उसके साथ आज का मेरा व्यवहार थोड़ा ज्यादा ही खराब था। इतना न करता तो भी चलता। मैंने बालकनी में खड़े होकर प्रतिमा के चेहरे को फिर से ध्यान से देखा। अरे, मैं तो बिल्कुल सही देख रहा हूं। चेहरा काफी काला पड़ चुका है। ये कैसे संभव है? क्या अचिंत्य मुझसे झूठ बोल रहा है? क्या किसी ने रात के अंधेरे में चेहरे पर काला रंग लगा दिया है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो उन लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? घर का और कोई सदस्य कुछ क्यों नहीं कह रहा? सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है? इन सब बातों को सोचते हुए अचानक मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी। प्रतिमा का त्रिशूल असुर की ओर न होकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हाथों से त्रिशूल को पकड़कर नीचे की तरफ ताका जा रहा हो। मतलब ये हो क्या रहा है? जहां तक मुझे याद है, त्रिशूल तो असुर की छाती में था, तो अब दोनों हाथों को जोड़कर नीचे की ओर क्यों झुका है? क्या मैं सच देख रहा हूं? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? पुख्ता होने के लिए मैंने मोबाइल में ली गई तस्वीर को फिर से देखा। नहीं, मैं सही था। त्रिशूल असुर के सीने में ही था और अब वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा और दौड़कर नीचे पंडाल के सामने पहुंचा। तब तक पूजा शुरू हो चुकी थी। सब मिलकर उलू धुनी दे रहे थे, शंख बज रहे थे। नहीं, कोई गलती नहीं हुई थी मुझसे। प्रतिमा ने त्रिशूल नीचे ही पकड़ा था। लेकिन सब इतने शांत और सामान्य होकर पूजा कैसे कर रहे हैं? किसी को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं चुपचाप वहां से हट गया। कान गर्म हो रहे थे। अचिंत्य से बात करके इतना तो समझ आ गया था कि ये बदलाव किसी और को नहीं दिख रहा।
तसल्ली के लिए मैं मौका पाकर अचिंत्य की माँ के पास गया और पूछा, काकी माँ, क्या प्रतिमा में कोई बदलाव किया गया है? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं लगता। ऐसा कुछ होता तो कलाकार जरूर बताता। अब मैं जो समझना था समझ चुका था और ऊपर चला गया। बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते हुए पूजा देख रहा हूं। दाई ओर का जंगल आज कुछ ज्यादा ही घना लग रहा है। क्या दूसरे दिनों की तुलना में पेड़ों का घनत्व कुछ बढ़ गया है? शाम जैसे जैसे ढल रही है, टप टप करती लाइटें जलने लगी हैं। उसके अलावा और कोई रोशनी नहीं है। आंगन में रोशनी नहीं है। गेट की दूसरी तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। इस धुंधली रोशनी में जमींदार बाड़ी कुछ जादुई और रहस्यमयी सी लग रही है। अभी वहां खास लोग नहीं हैं। सब पूजा खत्म कर घर लौट चुके हैं। जो भी काम है उसे निपटाकर लोग बाद में वापस आएंगे। शाम के करीब 6:30 या 7 बज रहे होंगे। घर के सभी सदस्य अंदर हैं। सब तैयार होकर और सज धज कर कुछ ही देर में नीचे उतरेंगे। मैं बरामदे में खड़ा हूं और न जाने क्या क्या सोच रहा हूं। दूसरी तरफ से झिंगरों के चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही हैं। बरामदे में खड़ा होकर मन में उठते हजारों सवालों के बीच मैं सिगरेट के कश खींच रहा था। तभी अचानक लगा कि गेट के बाहर कोई नारी आकृति खड़ी है। वो एकटक मेरी ही तरफ देख रही है। उसकी दोनों आंखें जल रही थीं। अंधेरे में भी उसकी देह साफ दिखाई दे रही थी। मैं सतर्क हो गया। ये तो वही आकृति है जिसे मैंने रात के समय देखा था। एक आदिवासी युवती। हां, अंधेरे में भी बिल्कुल साफ दिख रही है। डोरी वाली साड़ी और सिर पर पत्तों का बंधन। वो आकृति अब गेट से घर के अंदर की ओर बढ़ने लगी। वो आगे बढ़ रही है और ऊपर की तरफ देख रही है, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हो। वो मुझे देखते हुए ही अंदर की ओर आ रही है। जंगल के विचित्र निशाचरों की आवाजें, ये अंधेरा, प्रकाश छाया का खेल और उस सुनसान पूजा मंडप में एक अशरीरी नारी को चलते देख मैं जैसे किसी सम्मोहन में खो गया। वो आकृति पूजा मंडप की ओर बढ़ रही थी। हवा में अचानक एक असहनीय सड़ांध तैरने लगी। वो आकृति चलते चलते दुर्गा प्रतिमा के मंडप के सामने पहुंची और जमीन पर लेट गई। ठीक उसी पल गर्दन पर किसी का स्पर्श पाकर मैं चौंक उठा। रे, क्या देख रहा है उधर? कौन? ओह, तू अचिन? कब वो आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अचिन, उधर उधर देख। मंडप की ओर उंगली उठाकर जैसे ही मैंने देखा, दंग रह गया। वहां सब सूना था। वो स्त्री अब वहां नहीं थी, जैसे पलक झपकते ही गायब होकर पाताल में समा गई हो। क्या चक्कर है बोल तो? किसे देख रहा था? इस गांव में कोई ऐसी सुंदर युवती तो है नहीं जिसे तू एकटक निहारे जा रहा है? किसी आदिवासी युवती के प्यार में पड़ गया क्या? मैंने उसकी ओर देखकर तुरंत नजरें घुमा लीं। आंखों के सामने ऐसी अलौकिक चीजें देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। दुर्गा प्रतिमा के चेहरे का रंग बदलना, हाथ के त्रिशूल की दिशा बदल जाना और फिर उस छाया रूपी स्त्री का आना। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? सप्तमी की पूजा समाप्त हो चुकी है। शाम को जिन लोगों ने पूजा में भाग लिया, उनमें से किसी ने भी त्रिशूल की दिशा या प्रतिमा के चेहरे के बदलते रंग को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। यानी उनकी नज़रों में कुछ आया ही नहीं, सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूं। किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लग रहा था, पूजा में भी नहीं। ठीक जिस जगह पर मैंने उस आकृति को देखा था, जहां उसे बार बार गायब होते देखा था, वहीं मेरी आंखें बार बार जा रही थीं। रात को मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं कहता भी तो क्या। ये सब बताकर मैं खुद को पागल साबित नहीं करना चाहता था। रात को कमरे में आकर चुपचाप लेट गया। आज रात भी कमरे में वही एक सड़ांध भरी गंध थी। लेकिन आज मैंने आंखें खोलकर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि कमरे के भीतर मेरे अलावा कोई और मौजूद है। और नींद में मैंने एक सपना देखा। मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, अगर झूठ निकले तो मुझे जेल में डाल दीजिएगा। ग्रामीण थाने के इंस्पेक्टर साहब कुर्सी पर सिर के पीछे हाथ रखकर टिके हुए थे और मुझे सिर से पांव तक गौर से देख रहे थे। चलिए ना इंस्पेक्टर साहब प्लीज। आप जानते हैं आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? वे गांव की महिलाओं के लिए कितना काम करते हैं। आप उनके घर में तलाशी लेने की बात कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने है ना? इंस्पेक्टर ने खैनी मलना शुरू कर दिया। अब मैं उन्हें कैसे समझाता? अरे भाई, मैंने तो आपसे कह ही दिया, अगर वहां कुछ ना मिले तो मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे। सबूत लगता है, समझे? सबूत।
कुछ भी कहने से काम नहीं चलता, सबूत चाहिए। कहाँ है सबूत? अरे सबूत तो फिलहाल नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं। अरे आप कहाँ के राजा महाराजा हैं जो आपकी बात पर यकीन करूं? जाइए, यहां से जाइए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूं, एक आम इंसान हूं, लेकिन एक बार इस साधारण आदमी की बात मानकर तो देखिए, आपका ही नाम होगा। भला मैं सिर्फ अपना और आपका वक्त बर्बाद करने यहाँ क्यों आऊंगा? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। अगर मैं वहां गया और कुछ नहीं मिला तो फिर खैर नहीं, आपको उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से दोनों हाथ पटके, फिर खड़े होकर आवाज दी, अतुल, ओ अतुल, धराज से कह गाड़ी बाहर निकाले, सरखेल बाड़ी जाना होगा। वे लोग मुझे पुलिस के साथ देखकर इस तरह देख रहे थे जैसे सुनामी, चक्रवात और भूकंप सब एक साथ आ गए हों। सरखेल बाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले अचिन मेरी तरफ बढ़ा। ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचिन, मैं तुझे सब समझा दूंगा, लेकिन पहले इन्हें घर सर्च करने दे। चाची आगे आईं और बोलीं, क्या हुआ, पुलिस सरखेल बाड़ी क्यों आई है? देखिए सरखेल साहब, हमें घर की तलाशी लेनी है, आप लोग सहयोग करें, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सब ठीक रहा तो तुरंत चले जाएंगे। अचिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कोने में ले गया। साफ साफ बता, ये सब क्या चल रहा है? तू पुलिस लेकर आया है? अचिंत की आंखों में अविश्वास और दबा हुआ गुस्सा था। उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसकी फुसफुसाहट में भी एक तरह का डर छिपा था। तो क्या पागल हो गया है? पुलिस लेकर आने का मतलब समझता है? मोहल्ले के लोग थू थू करेंगे, घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। बोल, क्या ढूंढ रहा है तू यहां? मैंने उसका हाथ हटाते हुए स्थिर आवाज में कहा, अचिंत, अगर सम्मान और जान के बीच चुनना पड़े तो मैं जान को ही चुनूंगा। तेरे घर में जो है वो किसी इंसान का काम नहीं है। यकीन कर, अगर आज कुछ नहीं किया तो कल तुम में से कोई नहीं बचेगा। उधर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल अतुल तब तक बैठक के कमरे की अलमारी और सोफे के नीचे छानबीन करने लगे थे। काकू मुनी, चाचा जी पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जबकि कमरे में पर्याप्त हवा थी। इंस्पेक्टर, क्यों भाई छोकरे, तुम्हारे उस अदृश्य रहस्य की गंध तो कहीं मिल नहीं रही? यहां पुरानी धूल और नेफ्थलीन के अलावा और कुछ नहीं है। खामखा परेशान तो नहीं कर रहे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे 2 मंजिले की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरी नसें फटने को हो रही थीं। वही सड़ी हुई गंध फिर से नाक में आ रही थी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, वो गंध और भी तेज होती जा रही थी। काकू मुनी अचानक चिल्ला उठे, ऊपर मत जाओ, वे कमरे बंद हैं, वहां मेरी पत्नी की यादें हैं, उन्हें अपवित्र मत करो। लेकिन मैं नहीं रुका। गलियारे के एकदम आखिरी छोर पर स्थित उस बंद कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिस कमरे के नीचे से मैंने उस काले तरल और अदृश्य साये को बार बार ओझल होते देखा था। मैंने इंस्पेक्टर को आवाज दी, ऑफिसर, इधर आइए, इस कमरे को खोलने के लिए कहिए। इंस्पेक्टर टहलते हुए ऊपर आए। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। कमरा बाहर से ताला बंद था। काकू मुनी कांपते हाथों से चाबी लेकर आगे आए। उनके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि ताला खोलने में कई मिनट लग गए। ताला खुलते ही एक उमस भरी बर्फीली हवा के झोंके ने हमें घेर लिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। अतुल ने टॉर्च जलाकर कमरे के बीचों बीच रोशनी फेंकी, और जो हमने देखा उसे देख खुद इंस्पेक्टर के हाथ से खैनी नीचे गिर गई। कमरे के बीच में एक बड़ा आईना रखा था, लेकिन उसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। वहां एक वीभत्स दृश्य दिख रहा था, जैसे अचिंत के परिवार के सभी लोग जैसे जंजीरों से बंधे उस आईने के भीतर छटपटा रहे हों, जबकि हकीकत में वे मेरे ठीक बगल में खड़े थे। अतुल चीख पड़ा, सर, ये हम क्या देख रहे हैं? अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस अंधेरे के बीच से 2 लहू जैसी लाल आंखें जल उठीं। वही आदिवासी लड़की जो पिछले 3 दिनों से लापता थी। उसका बेजान शरीर जब जमीन के नीचे से बाहर निकला तो मंडप में मौजूद हर शख्स का खून जैसे जम गया। चीख पुकार के बीच एक खौफनाक सन्नाटा पूरे घर में पसर गया। सड़ांध भरी बदबू ने मंडप की पवित्र हवा को पल भर में जहरीला बना दिया। काकू मुनी, जो कुछ ही देर पहले चिल्लाकर आसमान सर पर उठा रहे थे, अचानक पत्थर की मूरत बन गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। आंखों का वो तेज अब गहरे डर में बदल चुका था। इंस्पेक्टर ने गुस्से से भरे लहजे में उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या अब भी आप कहेंगे कि मैं मानहानि का केस झेलने के लायक हूं? आपके इस पूजा मंडप के फर्श के नीचे ये लाश कहां से आई? आदिवासी महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। उनके ही घर की बच्ची को इस तरह ठाकुर मंडप के नीचे दबा दिया गया था। ये उनकी कल्पना से परे था।
उधर दूर खड़े अचिन का चेहरा सफेद पड़ गया था। शायद उसे अब एहसास हो रहा था कि मुझ पर अविश्वास करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं सुन्न होकर उस मृत देह की ओर देखता रहा। मेरा कलेजा धक से रह गया। जो ताकत मुझे अब तक हिम्मत दे रही थी, उसने अचानक मुझे एक कड़वे सच के सामने खड़ा कर दिया। उस लाश के गले में चांदी की एक चेन चमक रही थी, वही चेन जो मैंने कल रात सपने में देखी थी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में आदेश दिया, इस घर के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं जाने दिया जाए, हर किसी से पूछताछ होगी। और आप? उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको पता कैसे चला कि ठीक यहीं खुदाई करनी होगी? सबकी निगाहें अब मुझ पर थीं, घर के बड़ों की शक भरी नजरें और पुलिस की सवालिया निगाहें। कुल मिलाकर मैं अब कटघरे में था। मैं बस सर झुकाए सोच रहा था कि इस कत्ल के पीछे असल में किसका हाथ है। क्या काकू मुनि वाकई कुछ नहीं जानते थे, या उनका वो रौद्र रूप महज एक दिखावा था? वही लड़की जिसे मैं बार बार देख रहा था, उस आदिवासी लड़की के नग्न सीने पर दरिंदगी के निशान साफ थे। दोनों स्तनों को बेरहमी से खरोंच दिया गया था, होंठ कटे हुए थे और निचले अंगों पर जमा हुआ खून चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि हत्या से पहले उसके साथ किस कदर बलपूर्वक बलात्कार किया गया था। पुलिस के एक कांस्टेबल ने दौड़कर पंडाल का एक कपड़ा उतारा और उस मृत देह पर डाल दिया। आसपास खड़े हर शख्स की जुबान जैसे सिल गई थी। सरखेल बाड़ी में ये कैसा खौफनाक मंजर था। तभी कुछ आदिवासी महिलाएं आगे आईं और फटी आंखों से देखते हुए बोलीं, अरे ये तो हमारी फुल्की है, ये तो काम के सिलसिले में बाहर गई थी, ये क्या हो गया? इसके साथ ऐसा किसने किया? ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मेरे घर के फर्श के नीचे इस लड़की की लाश कैसे आई? कौन मुझे भसाने की साजिश कर रहा है? आप जांच कीजिए। काकू मुनि चिल्लाए। तभी अचिन की बहन आगे बढ़ी और अपने दोनों हाथों से काकू मुनि को मारने लगी। ठीक नहीं किया आपने, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। शायद उसने कुछ देख लिया था और वही बताने की कोशिश कर रही थी। अचिन की माँ और चाची ने उसे शांत कराया। शायद उस दिन वो अचिन को यही सच बताने की कोशिश कर रही थी। इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, सरखेल बाबू, रातों रात मिट्टी खोदकर सीमेंट से पक्का करने की आपकी ये चाल वाकई खतरनाक थी। बिल्कुल बकवास मत कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। आप जानते हैं या नहीं ये थाने चलकर बताइएगा, फिलहाल मेरी बात सुनिए। अचिन मेरे पास आया और बोला, ये सब क्या है रे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तुझे ये सब कैसे पता चला? कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? मैंने कहा, अचिन, मुझे ये सब पता नहीं होना चाहिए था। मैंने तुझसे कहा था, पर तूने यकीन नहीं किया। मैंने कहा था कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ संदेह हो रहा है, वो सड़ांत भरी बदबू। मैंने तुझे बार बार बताया था कि मेरे दादाजी कहते थे कि मुझ में अलौकिक दृश्य देखने की शक्ति है। मैंने उसी दृष्टि से इस लड़की को देखा था। वो बार बार मेरी तरफ देखकर मदद की गुहार लगा रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि माँ दुर्गा का त्रिशूल असुर की तरफ नहीं बल्कि जमीन की ओर है। माँ दुर्गा जैसे जमीन चीर कर कुछ बाहर लाने का इशारा कर रही थी। और अब देख रहे हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा का रंग फिर से पहले जैसा हो गया है। अब वो काली नहीं रही। जिस जगह महिलाओं का सच्चा सम्मान नहीं होता, वहां दिखावे के लिए उनके हक में काम करने का क्या फायदा? दुनिया के सामने भले ही तेरे काकू एक भले इंसान की पहचान रखते हों, पर अंदर से वो एक बेहद गंदे इंसान है। उत्सव की रात किसी तरह इस लड़की का बलात्कार कर उसे मार दिया, और जब लाश ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिली तो रातों रात आंगन खोदकर उसे दबा दिया और खुद अपने हाथों से सीमेंट से लीप दिया। इतने बड़े घर का मालिक मजदूरों के बजाय खुद रात में ये काम क्यों कर रहा था, ये घर वाले समझ नहीं पाए। उन्हें लगा घर का बेटा पूजा के लिए मेहनत कर रहा है, पर असलियत कोई भांप नहीं सका। भाई, मुझे माफ कर देना। अचिन ने सर झुकाकर मेरी पीठ पर हाथ रखा। पुलिस काकू मुनि को थाने ले गई। उस रात उत्तेजना के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाया। घर के किसी सदस्य ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मेरा खाना मेरे कमरे में ही भेज दिया गया था। लेकिन हाँ, उस रात वो सड़ांध भरी बदबू नहीं आई। मेरा कमरा जूही के फूलों की खुशबू से महक रहा था। किसी भी बुरी शक्ति का एहसास उस रात मुझे नहीं हुआ। सिर्फ तड़के सुबह एक बार मैंने दरवाज़ा खोलकर बरामदे में कदम रखा था। तभी मैंने देखा कि फुल्की जाते जाते धीरे धीरे अंधेरे में कहीं ओझल हो रही है। जाते जाते फुल्की ने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। उस वक्त उसकी आंखों के आंसू मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दिए थे। आज मिस्टर ब्लडी एफएम पर आप सुन रहे थे हिमी मित्र राय की कहानी कोई देख रहा था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, मिस्टर ब्लडी एफएम को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन के पास दिए गए थैंक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस कहानी में रोमांच पैदा करने के लिए लेखिका ने कुछ अलौकिक घटनाओं का जिक्र किया है जो पूरी तरह से लेखिका की आधा सच और कुछ मन की लिखी गई है। विभिन्न पात्रों को निभाने वाले कलाकारों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किस पात्र में कौन कैसा लगा और कहानी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ हम फिर से लौटेंगे मिस्टर ब्लडी एफएम पर एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुनते रहें मिस्टर ब्लडी की कहानी।